नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड इस कंपनी का जो पेपर सेक्टर का स्टॉक है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें इस कंपनी के हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसमें कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। इसके बाद कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो कंपनी के ऊपर कितना है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास कितने रिजर्व है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर्स है वो कैसे है, और उसके साथ ही में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर या फाइज और डीएस की कितनी हिस्सेदारी है, क्योंकि प्रमोटर की एक अच्छी हिस्सेदारी होगी तभी ये कंपनी स्टेबल परफॉर्मेंस कर पाएगी, वरना नहीं। तो इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने परफॉर्मेंस में अच्छा ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं, और तभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पेपर और उसके साथ ही में अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉस्टिक सोडा ले, CS फ्लेक्स, लिक्विड क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन जैसे सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है। लेकिन इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो पेपर सेक्टर से जुड़ा हुआ है और उससे ही कंपनी को मेजर रेवेन्यू आता है। तो ये कंपनी जो पेपर सेक्टर में काम करती है, इसकी वजह से इस कंपनी का जो बिजनेस का फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही में अभी हमें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी कि उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, और उसके बाद ही हम इस कंपनी में एक ट्रस्टली अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो इसमें कंपनी ने मार्च 18 में 661 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि ये अगले साल बढ़कर 710 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से गिर कर 607 करोड़। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी का सेल्स ड्रॉप होकर 443 करोड़ हुआ। लेकिन इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का सेल्स बढ़कर फिर से 586 करोड़ का हुआ, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो फिर से बढ़कर 787 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है इस कंपनी का जो सेल्स है वो अभी थोड़ा सा अनस्टेबल नज़र आ रहा है, जो कि तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने इसको जो गेन किया है वो कंपनी को आने वाले समय में कंसिस्टेंट ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18, 19 और 20 में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली कम था, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग बेसिस पर प्रॉफिटेबल थी। लेकिन जैसे ही मार्च 21 और 22 में कंपनी का एक्सपेंस सेल्स के कंपेरेटिवली गेन हुआ, उसी वक्त अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इन 2 सालों में लॉस मेकिंग हुआ है। लेकिन फिर से अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हुई है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो पिछले अगर हम 4 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। और ऐसे कंपनी को कंसिस्टेंट आने वाले समय में भी करना पड़ेगा, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। तो फिलहाल कंपनी का ऑपरेटिंग बेसिस पर अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्च 18 के बाद इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस और माइनस में कंटिन्यूस जा रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को अनस्टेबल बनाता है। तो आने वाले समय में कंपनी को ऑपरेटिंग बेसिस पर मैक्सिमम प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के आने वाले समय में और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी मार्च 21 और 22 में लॉस मेकिंग देखने को मिला, जिस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और इससे पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी अच्छे से जनरेट कर रही थी, जो कि 17, 19 और 8% का था। इसके बाद 2 सालों में फिर से लॉस मेकिंग हुआ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से ये प्लस 4% का हुआ है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो प्लस में आया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन दोनों में ये जो ग्रोथ आने वाले समय में यहाँ से और बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हो पाएंगे। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 49 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 102 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक बड़ा ड्रॉप हुआ और ये 20 करोड़ इसके बाद मार्च 21 में ये लॉस में गया और 47 करोड़ का लॉस हुआ। और इसके बाद मार्च 22 में फिर से ये लॉस -29 करोड़ का रहा, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 4 करोड़ का रहा है। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पहले 1-2 साल पहले 3 साल में प्रॉफिटेबल था, लेकिन मार्च 21 और 22 में ये लॉस मेकिंग हुआ और फिर से ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 4 करोड़ का जनरेट हुआ है। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरह कंटिन्यूस प्लस और माइनस में जा रहा है,
जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को ये भी अनस्टेबल बना रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर है वो भी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसी वजह से ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी अभी जो प्रॉफिटेबल हुई है उसकी वजह से हम एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में अभी सोच सकते हैं, लेकिन कंपनी को आने वाले समय में और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो कंपनी को मैक्सिमम अपना जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट करके कंसिस्टेंट गेन करना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म की नज़र से एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। और उसके बाद कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो ये पहले 18, 19 और 20 में प्लस में था, जो कि ये भी मार्च 21 और 22 में लॉस में गया और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्लस में आया। तो ऐसे में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी इसके परफॉर्मेंस से वो प्लस और माइनस में जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अनस्टेबल है। और उसके साथ ही में डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 के बाद एक अच्छा डिविडेंड दे रही थी, लेकिन मार्च 21 और 22 में कंपनी जो लॉस में गई है उसकी वजह से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर डिविडेंड भी नहीं दिया है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो सेल्स का परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी ने पिछले 3 सालों में एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन उस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो मार्च 21 और 22 में ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने इन 2 सालों में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस किया है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे और ईपीएस भी, इन दोनों में भी कंपनी मार्च 21 और 22 में लॉस मेकिंग इसकी वजह से हुई है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन है। ओरिएंट पेपर एक कंपनी मार्च 18, 19 और 20 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में एक प्रॉफिटेबल और अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन जैसे ही मार्च 21 और 22 में इस कंपनी के परफॉर्मेंस है वो डाउन और लॉस मेकिंग हुए, उसकी वजह से ये सभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अनस्टेबल हुआ है। और किसी भी अनस्टेबल परफॉर्मेंस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म के नज़र से एक ट्रस्टेबली अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो सभी सेगमेंट में कंपनी को अपना जो परफॉर्मेंस है वो फिर से प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट गेन करने पड़ेंगे, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। उसके बाद हम कंपनी का जो बैलेंस शीट का सेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, और इसमें सबसे पहले हम कंपनी का रिजर्व देखेंगे। तो सितंबर 22 में कंपनी के पास अभी 1438 करोड़ के रिजर्व है, जो कि मार्च 18 में 997 करोड़ के थे। तो इस कंपनी के जो रिजर्व है वो पिछले 5 सालों में लगभग 500 करोड़ से बढ़े, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी के ऊपर अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो 299 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है। तो इस कंपनी का जो बोरिंग्स है वो ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर स्टेबल देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंपनी को आने वाले समय में यहाँ से कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी का बोरिंग्स ऐसा ही बढ़ता रहेगा तो कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा और उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इसी वजह से अभी तो कंपनी का बैलेंस शीट स्टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन कंपनी को इसके साथ में अपना बोरिंग्स है वो भी कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लोज मार्च 18 में -5 करोड़ का था, इसके अगले साल -1 करोड़, इसके बाद मार्च 20 में 0, मार्च 21 में यह कंपनी ने प्लस में ज़रूर जनरेट किया, लेकिन फिर से अभी मार्च 22 में यह -8 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में इस कंपनी का पिछले 5 सालों का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो ये मैक्सिमम अभी भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, जो कि इसी वजह से कंपनी को नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट करके अच्छे से गेन करने पड़ेंगे, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो पाएगी और कंपनी नेट कैश रिच बनेगी। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरीज के नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 18 में 20 थे, जो कि इसके बाद अगले साल 15, इसके अगले साल 16, इसके अगले साल 19 और अभी मार्च 22 में ये 14 है। तो इस कंपनी ने अपने डेप्टर डेज के नंबर से वो पिछले 5 सालों में बहुत ही कम कर मेंटेन रखे, जो कि किसी भी कंपनी के अगर डेप्टर डेज के नंबर्स कम होते तो उस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। और उसके साथ ही में अगर हम इन्वेंटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये मार्च 18 में 117 डेज, लेकिन इसके बाद मार्च 21 तक कंपनी के इन्वेंटरी डेज है वो कंसिस्टेंट बढ़ते रहे, और अभी मार्च 22 में कंपनी के इन्वेंटरीज है वो फिर से कंपनी ने कम किए, लेकिन अभी भी कंपनी के जो इन्वेंटरीज डेज के नंबर से वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा है, जो कि कंपनी को इसको यहाँ से और कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उस लास्ट में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें प्रमोटर के पास अभी दिसंबर 22 में 38.73% की हिस्सेदारी है, और उसके साथ ही में एफआईज की हिस्सेदारी इस कंपनी में 1.39% की दिसंबर 22 में, जो कि सितंबर क्वार्टर में 1% की थी। और पिछले अगर हम 4-5 क्वार्टर से देखेंगे तो एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंसिस्टेंट बढ़ रही है।
और उसके साथ ही में DIS की इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में 9.38% की है, जो कि सितंबर के क्वार्टर में 7.48% की थी। और उसके साथ ही में पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के अभी जो मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव साइन है। लेकिन इसके साथ ही में एफआईज और DIS की इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में बढ़ी है, और उसके साथ ही में DIS की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में लगभग 9% से ऊपर है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ओरिएंट पेपर इस कंपनी में एफआईज और DIS की इन्वेस्टमेंट इसीलिए है क्योंकि ये कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अपने नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ की है, और उसके साथ ही में कंपनी पेपर सेक्टर में काम करती है। इसी रीज़न की वजह से एफआईज और DIS की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में गेन हुई है। तो इस कंपनी के रिलेटेड हमें पॉजिटिव और निगेटिव साइन दोनों देखने को मिले, जिसमें पॉजिटिव साइंस के बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी में एफआईज और DIS की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छी है, और उसके साथ ही में कंपनी ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नेट प्रॉफिट है वो फिर से प्रॉफिट में जनरेट किया, जो कि इससे पहले 2 साल में लॉस में गया था। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर से वो कंपनी ने बहुत ही कम किए है। कंपनी की बैलेंस शीट अभी भी स्टेबल है, और उस बैलेंस शीट में कंपनी के जो रिजर्व है वो पिछले 5 सालों में लगभग 500 करोड़ से बढ़े, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी पेपर सेक्टर में काम करती है, जो कि ये बिजनेस है वो फ्यूचर में चलने की बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। और ये सब कंपनी के रिलेटेड हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिले, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन साथ ही में कंपनी का अगर हम कैश फ्लोज देखेंगे तो इसके नंबर से वो मैक्सिमम अभी भी लॉस कर रहे, कंपनी के इन्वेंट्रीज के नंबर से वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। और उसके साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के जो सभी सेगमेंट के परफॉर्मेंस है वो अभी भी लॉन्ग टर्म के नज़र से अनस्टेबल है, जो कि ये कंपनी के लिए हमें निगेटिव साइन देखने को मिले। तो फिलहाल कंपनी के लिए अभी हमें जो निगेटिव साइन देखने को मिले, इसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म के नज़र से तो अभी इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन कंपनी के लिए जो पॉजिटिव साइन है उसको ध्यान में रखकर हम इस कंपनी में अभी एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं, और जैसे जैसे कंपनी परफॉर्मेंस में ग्रोथ करेगी वैसे हम आने वाले समय में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में करनी पड़ेगी, तभी हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के नज़र से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में करेंगे। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी मिल सके।